अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिकेट टॉक्स की एक और अमेजिंग सी एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे गुज़िश्ता बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ ऐसी टॉपिक्स के ऊपर बात की, ऐसी गुफ्तगू की जो यकीनन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुई। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक और बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहाबुल हसन सिद्दीकी, जिनके बारे में मैं वैसे तो उनका इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल से दिया जा सकता है, लेकिन मुख्तसरन आपको बताना चाहूंगी कि आप MBBS, FCPS, FRCS, विट्रो रेटिनल एंड रिफ्रैक्टिव आई सर्जन हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी भी हैं एंड लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से आज हम जरा गुफ्तगू करेंगे आंखों से मुतालिक बीमारियों की, और स्पेशली डायबिटीज जो कि एक बहुत मशहूर और एक बहुत कॉमन बीमारी है, उससे बारे से भी गुफ्तगू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि हमारे प्रोग्राम का एक पैटर्न है कि जब हमारे पास गेस्ट आते हैं तो हम थोड़ी सी उनके बारे में भी इंसाइट्स जानते हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर शहाब को मेडिकेट टॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन देने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो खुशामदीद आपको मेडिकेट टॉक्स में। और आई होप कि आज जो हमारी गुफ्तगू हो उसमें हम टॉपिक से भी रिलेटेड थोड़ी सी बात करें और थोड़ा सा जरा लाइट मोड में भी लेके चलेंगे प्रोग्राम को। लाइट मोड से जहां तक बात है डॉक्टर साहब सवालात की, तो हमारा एक तरीका है जब भी हमारे पास गेस्ट आते हैं तो हम पहले थोड़ा सा गेस्ट के बारे में जानते हैं, यानी जो हमारे पास डॉक्टर्स हजरात आते हैं हम जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी या किसने आपको मुतासिर किया या क्या ऐसी वजूहात बनी कि जिसकी वजह से डॉक्टर शहाब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन अदर वर्ड्स, आप डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर कैसे बने? बस मैडम वो स्कूल के बाद कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी चलेगा, ऐसे बन गए। लेकिन होता है ना कि स्कूल के दिनों में आपको कोई या तो पर्सनालिटी मुतासर करती है, जो आप स्पेसिफिकली आपने डॉक्टर की फील्ड को ही क्यों चूज किया? असल मैं काफी नजर आ रहा है बुढ़ापे मतलब आ चुका हूँ। तो हम बहुत पुराने जमाने के लोग हैं। उस जमाने में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे। डॉक्टर्स बनते थे या इंजीनियर्स बनते थे या किसी फोर्सेस में चले जाते थे। सही। तो फोर्सेस में जाने की कोशिश की थी उस जमाने में, मगर वो मुझे पायलट में याद है मैंने फॉर्म भरा था। सही। और जब फॉर्म दिया मैंने तो वो ना पेपर फट गया था कोने से। तो जो साहब वहां बैठे हुए थे मुझे बड़ा डांटा कि तुम ये जहाज की हिफाजत तो कर नहीं पाओगे, तुम तो ये इसकी नहीं कर पाए हो, ये तो फट गया। तो मैंने कहा तुम्हारा जहाज तो कागज थोड़ी होगा। अच्छा, ये बात पता नहीं उसको क्यों बुरी लग गई। फिर वो मेरा फॉर्म जो है वो हो गया साइड पे। हाँ। लेकिन उस जमाने बड़ी फैसिनेट करती थी फोर्सेस की जॉब हम लोगों को। तो खैर उसके बाद में इंजीनियरिंग और इसमें चले गए। और हैरत की बात, उस जमाने मेरी कंपैरेटिवली मैथ बेहतर थी। सही। फिर भी मैं आपको सच बताऊं तो मैं वो आज तक वो पिन पॉइंट नहीं कर पाता हूं कि वो क्या वजह थी कि मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए ना एक जगह रखी भी होती है, और हम चाहें या ना चाहें हम उस रास्ते पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब आप उस रास्ते पर आ गए तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हमें महसूस होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे ही आप स्टार्ट कर देते हैं तो वो एक इतनी कोई आसान काम नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी अ लॉट, आपको बहुत रिसर्च सारा कुछ करना होता है। आपने क्या समझते हैं आप कि आपको ज्यादा तरगीब किसने दी, कि आपको किसी ने मोटिवेट रखा कि भाई अब आ ही गए हो तो फिर आगे ही जाना है? वो कौन सी शख्सियत, या वो आप खुद ही थे? नहीं, मैं इतना ज़हीन ना आज हूँ ना उस वक्त था। मेरी बड़ी बहन वो डॉक्टर है माशाल्लाह। तो हमारे जमाने में ना ये हमारी खुशकिस्मती थी जी कि हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे। सही। हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे पास बहुत सारे टीवी चैनल्स नहीं थे। सही। तो कॉलेज में हम जाके बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन मजे सारे कॉलेज में होते थे। मगर कॉलेज से आने के बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी 4 बजे ऑफ हो जाती थी, मैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ और वेरी फर्स्ट बैच ऑफ बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। सही। तो वहां से आने के बाद हमारे पास तफरी के कुछ ज्यादा सामान होते नहीं थे, ज्यादा खेल लिया आधा पौना घंटा। तो मेरी बहन का एक जुमला होता था, और जो मैं आज अब जो डॉक्टर्स बन रहे हैं या जो कोई और फील्ड में भी लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भाई भले कम पढ़ो पर रोज पढ़ो। रोज पढ़ने की जो आदत होती है ना, किताब से पढ़ने की जो आदत होती है, उसमें रिटेनिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है बनिस्बत इन गैजेट से। वेरी ट्रू। तो ये जो स्क्रीन थोड़ी देर में गायब हो जाता है ना, हमारी पिक्टोरियल मेमोरी जो होती है, आप कहीं जाएं आप देखें हाँ आपके इर्द गिर्द दरख्त भी हैं, दरिया भी जा रहा है, कुछ और भी चीजें, आप उन दरख्त दरिया को फोकस नहीं कर रहे होते, आप कुछ और देख रहे होते हैं, मगर इनका एक इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इतनी सी बात है बस कि बच्चों को मैं कहता हूँ, आने वालों को, कि प्लीज आप हार्ड कॉपी यानी पेपर्स की फॉर्म में जरूर पढ़ें, उसको गंदा करें, उस पर लिखें, कुछ भी करें। और मेरी साहबजादी कहती है इसको डूडलिंग कहते हैं, मुझे नया लफ्ज है, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। तो उससे आपकी मेमोरी में वो इनपुट आता रहता है।
डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर ना होते फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होते, कौन सा पेशा फिर आप चूज करते? देखिए, ये तो मैं फिर वही कहूंगा कि ये सारी डेस्टिनेशन होती हैं, अल्लाह की तरफ से रास्ते मिल जाते हैं कि आज लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऑप्शन होता कि आज अगर ऑप्शन होता तो आप क्या समझते कि अगर मैं डॉक्टर ना बनता तो मैं ये बन सकता था? या तो मैं क्रिकेटर होता या एक्टर होता। जबरदस्त डॉक्टर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। नहीं, लेकिन ये तो मैं सोच रहा हूँ ना, क्या मैं एक्टर होता, ये अलग बात है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, शायद आप इसको सही से जवाब दे सकें इसका अपने हिसाब से। डॉक्टर बनने के बाद आपको क्या लगता है कि शख्सियत में क्या तब्दीली आ जाती है? अच्छा, ये चीज आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि हम लोग टैग लगा देते हैं जी लोगों के ऊपर। देखिए, मेरे इत्तेफाक थोड़ा सा बाहर काम करने का, वहां मुझे सीखने को ये मिला कि 9 to 5 में आप उस प्रोफेशन की लाइफ गुजारते हैं। 5 बजे के बाद उस प्रोफेशन की लाइफ आप पे असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। ट्रू। दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उनको ये ना लगे कि सामने वाला शख्स प्रोफेसर है और मैं उससे पोस्ट में काम हूं। सामने वाला शख्स जो है सिविक में आया और मैं शायद मेहरान में आया। लेकिन हमने अपने प्रोफेशन को, अपनी पोस्ट को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाहर निकलें और निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जो डॉक्टर साहब को जब कभी वक्त मिलता है मैंने अगेन कहा जब कभी वक्त मिलता है, तो फिर आप कौन सी ऐसी सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं जो आपको लगता है ये मेरी हॉबीज हैं और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उसको अपने मी टाइम में? सोना मुझे बहुत शौक है। दूसरा एक मेरा एक आई एम नॉट हियर टू प्रमोट माय थिंग, लेकिन आपने बोला तो बता रहा हूँ। मेरे एक चैनल है फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी जी। शहाब सिद्दीकी के नाम से। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो चीजें हो रही हैं, वेरी ट्रू, उसमें 1 मिनट की वीडियो बना बना के डालता हूँ, तकरीबन हर वीक में डालता हूँ। उसमें से ये होता है कि जो गलतियां मैंने की वो दूसरा शख्स ना करे। तो जो लोग बाहर होते हैं वो जानते हैं कि 5 बजे के बाद उनके पास बहुत वक्त होता है। उस वक्त मेरे जहन में आया कि मुझे अपनी गलतियां लोगों से शेयर करनी चाहिए। वेरी ट्रू। ताकि जो चीज मैं 45 या 40 इयर्स में सीख रहा हूं या 47 में सीख रहा हूं, वो सामने वाला शख्स 25-26 साल में सीख रहा है। और हम लोगों को उनकी गलतियां बताते हैं, लोगों से अपनी गलतियों को तस्करा नहीं करते, शायद सीखना आसान हो जाता है। सो मेरा ख्याल डॉक्टर साहब, ये आपके लिए काइंड ऑफ मोटिवेशन भी होता होगा ना, एवरीडे जब आप वीडियोस लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको खुद भी अच्छा लगता होगा। जी हाँ, पहले तो मुझे सुधरना है, फिर दूसरा कोई सुधर गया तो अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल अगेन, जो हम जितने हमारे पास डॉक्टर मेहमान आते हैं हम जरूर पूछते हैं कि डॉक्टर, आम लोगों को लग रहा होता है कि बस पढ़ाई हो गई, डॉक्टर्स क्लिनिक में बैठे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में हैं, लेकिन उसके पीछे जो डॉक्टर्स का अपना एक सैक्रिफाइस है वो क्या है, हम जरूर जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बनने के बाद आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो वाकई में डॉक्टर देता है? अच्छा, अब वही मैं थोड़े जवाब आपको थोड़ा अजीब अजीब किस्म के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं, बहुत हमें तो डॉक्टर साहब हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं आपके। तो कुछ अजीब से मेरे जवाब होते हैं, तो वो अक्सर मेरे बच्चे, मेरी बेटी भी, मेरे बेगम भी कहती है आप बात सीधी नहीं करते, लेकिन मुझे बात सीधी समझ में नहीं आती। असल में ये लफ्ज है ना कुर्बानी, ये मेरी अपनी बेटी माशाल्लाह बड़ी है, मेरे पास रेजिडेंट्स भी आते हैं, सब कुछ होते हैं, तो ये लफ्ज जो कुर्बानी है, इसका मतलब इंसान समझता है कि वो मजलूम है। आप मैडम एक काम कर रही हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, एक जर्नलिस्ट समझ लीजिए, तो वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के जाता है। बिल्कुल सही। एक पुलिस वाला अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला धूप मट्टी में खड़े हैं, एक मैकेनिक करंट से खेल रहा है, ठीक है ना, एक बेलदार जो मजदूर है वो एक हाइट से खेल रहा है। बिल्कुल। ये उसकी कुर्बानी नहीं, ये उसकी डिमांड है उस जॉब की। जब तक हम उस जॉब की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे। मैं अगर एक आइसक्रीम लेने भी दुकान पे गया हूं, तो मेरा वक्त भी लगेगा, बिल्कुल, मेरा पैसा भी लगेगा और मेरी थोड़ा बहुत पसीना भी लगेगा। बिल्कुल। मैंने आइसक्रीम खाने के लिए, दैट वाज माय मेन इंटरेस्ट, मैंने पैसा भी दिया, मैंने दुकान वाले पे एहसान नहीं किया। सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, दैट वाज नॉट सैक्रिफाइस, दैट वाज द डिमांड ऑफ व्हाट आई वांटेड टू अचीव। बहुत जबरदस्त जवाब। तो ये करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मेरा एग्जाम हो रहा है, चाहे वो बच्चे कोई भी फील्ड के हों, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के हों, कुछ भी कर रहे हो, उनको अपना मोबाइल यूं करके दूर फेंकना है कि वो उनकी रीच से बाहर रहे, नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है और ताकि उनका फोकस बाहर रहे। बिल्कुल सही बात है, दैट इज नॉट कुर्बानी। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से आम आवाम को तो जहन में ये भी ख्याल आता है ना कि डॉक्टर्स के पास टाइम ऐसा होता है तो कुर्बानी सबसे पहले वो अपने वक्त की देते हैं, भाई उनकी फैमिली को कम टाइम मिल रहा होता है, बहुत बार पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा आ गए, तो एक आम आवाम तो यही है ना कि भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रही हैं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ उनको
कि अगर वो शुरू से कुर्बानी सोच लेंगे ना, वो उससे भाग लेंगे। आपकी डिमांड है, आप इस वक्त फाइनल ईयर में हैं, सोच लीजिए, यू कैन स्विच योर प्रोफेशन, आप कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आप सोच लीजिए, बट बड़ी मजे की जॉब है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, लोग इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत देता अल्लाह है, इंसान सिर्फ कर सकता है। हर प्रोफेशन में होता है, बुरे लोग भी आपको मिलते हैं, तो सब में जगह है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वक्त डेफिनेटली आपको अपने कंसर्न प्रोफेशन को देना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी। बिल्कुल सही, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग वो लगा बंदा जवाब देते हैं, तो मेरे ख्याल है इस जवाब की शायद जरूरत भी थी, जरूरत वक्त था। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा तरह हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को हम पहले भी कई बार आंखों से रिलेटेड बीमारियों के मुतालिक बता चुके हैं, माहिरीन ने आके हमें बड़े अच्छे तरीके से आगाह किया, लेकिन डॉक्टर साहब से आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की। डॉक्टर साहब उसमें एक चीज बहुत ही कॉमन है, जो मुझे लगता है कॉमन हो के भी शायद अभी भी अवाम को नहीं इसकी इतनी समझ, कि ज़ियादतीज़ किसी भी शख्स की आंखों को कैसे मुतासिर करती है, और ये जो रेटिनोपैथी एक हम टर्म सुनते हैं डॉक्टर साहब, ये क्या है? अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो अमूमी तौर पे है, जो किताबें लिखती हैं वो ये कि जब 5 साल में अमूमी तौर पे नमूदार होती है, फ्रॉम द टाइम ऑफ पर्सन इज हैविंग डायबिटीज। ये जुमला याद रखिएगा, जब से शुगर उसको है, जब से तशखीस हुई है, ये नहीं सही, जब से उसको है। अब हो सकता है कोई आदमी डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, मेरा वजन गिर रहा है, मुझे प्यास बहुत लग रही है, उनको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये वो सारी अलामतें होती हैं कि जिसमें शुगर की होने की कहना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो शुगर उनको 2-3 साल से। अब शुगर कब से है और शुगर का लेवल कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज की आंख पे शुगर के असरात क्या है। शुगर जिस्म के 3 हिस्सों को असरअंदाज करती है, मेनली दिमाग, गुर्दे और आंखें। आंखों में जनाब जैसे ही पेशेंट को ये पता चले कि उनको डायबिटीज है, उनके डॉक्टर्स भी बोलते होंगे, कभी कभार भूल भी जाता है इंसान, तो फौरन वो जाके अपनी आंखों का पुतली फैला के मुआयना करवाएं। ये खास तौर पे याद रखें, सिर्फ चश्मे का नंबर चेक करने से मुआयना मुकम्मल नहीं हो जाता। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अच्छा इसमें अगर कोई भी शख्स अगर हमें इस वक्त सुन भी रहा हो, उसको ज़ियादतीज़ अब है, अब किसी वजह से उसने अपनी आंखों का मुआयना नहीं करवाया, आपके ख्याल से कौन सी ऐसी बेसिक अलामात हैं जो आम घर में बैठने वाला, सुनने वाला शख्स इसको समझ सकता है कि ये बेसिक अलामात हैं जिस पर मुझे फौरी जाकर अपनी आंखें चेक करवा लेनी चाहिए? ठीक है, पहली चीज मैडम ये होती है कि अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए नजर धुंधला जाए, फिर ठीक हो जाए, फिर धुंधला गई, फिर ठीक हो गई, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसमें हमारा लेंस जो होता है वो सूज जाता है या सुकड़ जाता है, जिसमें वक्ती तौर पे जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होती नजर धुंधला जाती है। बिल्कुल सही। फिर कभी ऐसा होता है कि लगता है कि 2 महीने पहले तो मैं वो टीवी की जो लाइन थी या स्कोर की जो लाइन थी पढ़ पाता था, आज नहीं पढ़ पा रहा। इसका मतलब है कि शुगर ने आहिस्ता आहिस्ता पर्दे का सेंटर जो है, जिसको अपनी जुबान में मैकुला कहते हैं, उसमें अपने असरात प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। और एक बहुत खतरनाक चीज होती है कि एकदम से बैठे बैठे उनको ऐसा लगता है कि उनकी नजर गायब हो गई और फिर वो वैसी ही रहती है। इसका मतलब है या तो आंख में खून आ गया खुदा ना खास्ता, या पर्दा अपनी जगह से हट गया। ये वो मोटी मोटी चीजें हैं कि अल्लाह ना करे यहां तक इंसान पहुंचे। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब, अगला सवाल इसी से थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूंगी। कई बार ऐसा आपके पास भी होता होगा, पेशेंट्स आते होंगे कि लोग आते ही उस वक्त हैं जब खुदा ना खास्ता बिल्कुल आपको लगता है कि अब ये बिल्कुल ही डेडलाइन पे पहुंच गई है बात। कौन से ऐसे ज़ाबितीज़ के डॉक्टर साहब आपको लगता है मरीज हैं जिनमें रेटिनोपैथी या ये वाली जो अलामात आप बता रहे हैं वो वाकई में खतरे की अलामत हैं और उनको बर वक्त जरूरत है कि बस ये वाला अगर पॉइंट आ गया है तो दे नीड टू जाके फौरन वो अपना इलाज करवाएं या मॉलिश करवाएं? एक तो ये कि अगर खुदा ना खास्ता किडनी अफेक्टेड हो गई है, यानी कोई शख्स है जिनके यूरिन में बहुत ज्यादा शुगर आनी शुरू हो गई है, या खुदा ना खास्ता ये तो बहुत एंड स्टेज होती है कि डायलिसिस वाली स्टेज, सही, किडनी अगर असरअंदाज हो गई है बाय एनी मीन्स, उनके कोई नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट ने भेजा है कि भाई आप किडनी के डॉक्टर को आते हैं, और नेफ्रोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि आपकी किडनी असरअंदाज है, तो समझ जाएं कि आंखें 80 से 85% लोगों में असरअंदाज हो चुकी है। पहले जो है वो आंखें होती हैं और फिर गुर्दे असरअंदाज होते हैं।
सही, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। ये तो एक ऐसी बात है जो मेरा ख्याल है बहुत सारे सुनने वालों के लिए एक नई बात होगी, क्योंकि लोग किडनी और आंखों को तो बिल्कुल दूर-दूर भी नहीं छोड़ रहे होते, चाहे वो ज़ियादतीज़ की क्यों ना बात हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जो कि बहुत रेगुलर चेकअप्स भी करवा रहे हैं, दवाई और एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा दूसरी तरफ बात करें तो हम अमूमी तौर पर, मैं तो अगर अपने करीब-करीबी कुछ लोगों को देखूँ तो जो कि ज़ियादतीज़ के मरीज़ हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अनकंट्रोल्ड है, ठीक है? डॉक्टर साहब, ऐसे में वो पेशेंट्स जो कि डायबिटीज की दवाई कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, समझ रहे हैं वॉक कर ली तो बेहतर हो जाएगी, करेला खा लिया तो कंट्रोल चल रही है, यू नो हमारे ये तरीके भी होते हैं। ऐसे में क्या वाकई में फिर ये चीज इनडायरेक्टली पैरेलल चल रही है, आंखें और खतरे की तरफ जा सकती हैं, जिसमें अनकंट्रोल्ड आपकी डायबिटीज है और पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स चल रहा है, कोई बात ही नहीं। असल में शुगर जो होती है उसका मोमेंटली वक्ती तौर पे राइज होना बहुत खतरनाक होता है। वक्ती तौर पे राइज होना फिर कम होना होता है कि हमारी अल्लाह ताला ने जो एनाटमी जो चीजें बनाई हैं वो मतलब हम अगर किसी आर्किटेक्ट को बोलें तो वो शायद ना बना पाए। सही। हमारी जो खून की शरियान जा रही है उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सही। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जब डैमेज होने लगती है ना हाई शुगर से, तो खून की शरियान या ब्लड वेसल्स में से खून बाहर निकलना शुरू होता है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम एडीमा अपनी जुबान में कहते हैं, या लीकेज कह लीजिए। उस लीकेज से, उस एडीमा से उसका इर्द गिर्द का एरिया असरअंदाज होता है। बिल्कुल सही। और बहुत ज्यादा एकदम से शुगर राइज हो जाए तो होता यह है कि जनाब कभी कभार उसमें आंख के अंदर खून भी आ सकता है। तो ये जो अक्सर हमारे पास जो मिथ चल रही होती हैं, जैसे तो भाई ये आपने सही फरमाया कि करेला खाने में कड़वा हो गया तो हमारी शुगर कम हो गई, या मैंने आज वॉक कर ली तो मेरी शुगर अब ठीक होगी। ये रोजाना का अमल है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि देखें, डायबिटीज बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। मैंने एक एक्टर को इंटरव्यू में सुना कि उन्होंने कहा कि जी मैं 8 साल बाद मैंने कभी चॉकलेट ट्राई करी। दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर, वन ऑफ माय कहना चाहिए कि इंस्पिरेशन इन क्रिकेट, वसीम अकरम साहब जी बिल्कुल। जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी वो इंसुलिन लगा के खेलते थे। आज मुझसे माशाल्लाह ज्यादा फिट हैं, ज्यादा मशहूर हैं और भी काफी चीजें माशाल्लाह अच्छी होंगी, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी शुगर को ना अपने सर पे सवार नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब इसमें कुछ ऐसी चीजें जो कि बेसिक आप हमें बताना चाहें कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं रेटिनोपैथी के जो कि आवाम की अंडरस्टैंडिंग में आ जाएं, और ताकि अगर कोई बर वक्त भी जाकर करवाना चाहे तो उसे मालूम हो कि हाँ ये टेस्ट मेरे लिए जरूरी है। एक तो मैडम सबसे पहले मुआयना, जो भी डॉक्टर के पास जाए वो बोले कि मैं पुतली फैला के मुआयना कराना चाहता हूँ, उस दिन बराए करम गाड़ी चला के मत जाए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। हम शॉपिंग के लिए, डाइन आउट के लिए, दोस्तों के गप्पों के लिए तो हम वक्त निकाल लेते हैं, मगर शायद अपनी सेहत के लिए वक्त निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जब हम उनसे कहते हैं कि हम आपकी आंख में दवा डालेंगे, ये बड़ा कॉमन फैक्ट है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आज तो मुश्किल है, मैं बाद में कभी आऊंगा। वो बात तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो गाड़ी चला के वापस उस दिन आप नहीं जा पाएंगे। तो याद रखें, जब आप मुआयना कराने जा रहे हैं या तो अपने साथ किसी को ले जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाए। एक मुआयना। दूसरी चीज होती है उसको हम कहते हैं OCT। इस वक्त की नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन है पूरी दुनिया में, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये आंखों का अल्ट्रासाउंड है। सही। अल्लाह ताला ने हमारी जो आंख उसकी 3 लेयर्स बनाई है, उसमें जो एक लेयर इसको रेटिना कह रहे हैं, जी। उसकी 10 लेयर्स हैं। Oh my God, अब नई रिसर्च के मुताबिक उसको 16 या 17 भी कहा जा रहा है, मगर स्टिल पीपल रिस्ट्रिक्ट टू दोस 10 लेयर्स। तो कितनी डिटेल्ड है। तो वो OCT अगर किसी डॉक्टर ने बोला है तो प्लीज करा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी ये पैसा बनाने का एक तरीका है, टेस्ट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशंस आपके हाथ में मौजूद होगी जी। वो आपका करंट स्टेटस है कि आज की तारीख में नजर कितनी है, पर्दे पे सूजन कितनी है, या इलाज किस तरीके से आगे हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा एक और टेस्ट, सॉरी मैडम, वो डाई डाल के करते हैं। अच्छा। उसको हम डाई या फ्लोरेसीन टेस्ट कहते हैं। लोग उस बात से बहुत डरते हैं कि भाई इसमें खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता है, होने को तो किसी भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो बुक्स लिखती हैं, लिटरेचर कहता है कि 2,20,000 केसेस में से एक में डेथ होती है। वो तो वोट पार करती भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये 1-2 टेस्ट होते हैं, ये अगर करवाए जाए तो बराए कर्म करवा लीजिए। सही। ताकि आपके डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट में और आपको अपनी ट्रीटमेंट समझने में आसानी। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट की क्योंकि आपने बात की तो मैं प्रोग्राम को भी कंक्लूड करना चाहूंगी। अब खासकर हम रेटिनोपैथी की अगर बात कर रहे हैं ज़ियादतीज़ के मरीजों को लेके, तो इसमें पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो कि आप समझते हैं कि इस वक्त एडवांस फॉर्म में भी हैं, और अगर किसी शख्स को खुदा ना खास्ता चले ये अब ये तकलीफ हो भी गई है तो उसके लिए क्या होप नजर आ रही है हमें ट्रीटमेंट की फॉर्म में?
अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने काफी चीजें इंसान को सिखाई, काफी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मत सोचें कि पाकिस्तान में ये बाहर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारी मैंने स्पेसिफाई किया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है कि मैडम, ऑल्दो दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेसिक एक्सरसाइज आप किसी और ने प्रोग्राम किया भी होगा या आप करवाएंगे कभी, वो ट्रीटमेंट कराने लोग पाकिस्तान आते हैं क्योंकि सस्ती है। सही, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले दुआ के बाद आपने अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये वो कश्ती में सुराख है, आप कुछ भी कर दीजिए, तमाम इलाज बेकार है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि कभी कभार हमें आंख में इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। इंजेक्शंस जो होते हैं उससे डरे मत, वो ट्रीटमेंट है। कम से कम 5 इंजेक्शंस, या कुछ लोग 3 लगाते हैं, मतलब 5 भी लगाए जाते हैं। कम से कम 5 लगाने के बाद रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। तो एक इंजेक्शन के बाद या क्लिनिक पर जाने के बाद जो वहां मरीज बैठे हुए होते हैं, डेफिनेटली हर मरीज को शिफा नहीं होती, शिफा इंसान के अख्तियार में नहीं है। बिल्कुल। तो ये मत सोचें कि उस मरीज को 10 इंजेक्शन लग चुके हैं और वो आज भी क्लिनिक आया तो मैं तो 2 इंजेक्शन के बाद ही भाग रहा हूं। उनका शुगर लेवल क्या था, वो किस वक्त आए थे, आप किस वक्त गए हैं, तो दोनों में फर्क होता है, उनके रिस्पॉन्स में भी फर्क होता है। इसके अलावा लेजर्स भी होती हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आंख में खून आ जाए या आंख का पर्दा अपनी जगह से हट जाए तो उसके लिए सर्जरीज भी अवेलेबल है। ओके। डॉक्टर साहब, बिल्कुल एंड में आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपके पास भी जब पेशेंट्स आते हैं, यकीनन आप उन्हें भी सजेस्ट करते होंगे और हमारी ऑडियंस को भी, आज के स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी के टॉपिक के हवाले से कोई भी ऐसी टिप जो आपको लगता है नॉर्मली लोग अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ला सकते हैं ताकि वो इन तमाम चीजों से अपने आप को बचा लें, वो क्या हो सकती है जो आप देना चाहें? एक तो मैडम रेगुलर एग्जामिनेशन। रेगुलर एग्जामिनेशन मींस वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शुगर के कोई असरात आपकी आंख के पर्दे पर मौजूद नहीं है, तो 1 साल बाद दिखा दें। बिल्कुल सही। अगर वो समझते हैं कि कोई ना कोई छोटे मोटे असरात आए हैं तो 6 महीने, अगर वो समझते हैं कि नहीं जी आपके पर्दे के सेंटर में, जिसको मैकुला कहते हैं, मैकुला पे अगर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है तो कम से कम 3 महीने। बिल्कुल सही। 3 महीने, फिर बता रहा हूं, 3 महीने उनमें जिनमें पर्दे के सेंटर में इन्वॉल्व हो जाए। अगर पर्दे के अतराफ में कोई प्रॉब्लम हुई तो 6 महीने भी चलेगा। सही। नहीं है तो 1 साल। बिल्कुल। इतना तो आंख का हक है। बिल्कुल सही बात। और इसके अलावा दवाएं लें, डॉक्टर के पास रेगुलर जाते रहे, सिर्फ आई के नहीं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास भी। लोग समझते हैं मैं दवाएं ले रहा हूं मैं तो ठीक हूं जी, तो ये मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। जब मैं वजन की मशीन पे खड़ा हूंगा तो पता चलेगा कि नहीं भाई, मैंने जो कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं, मैंने जो समोसे खाए, मैंने जो बर्गर्स खाए, उसका इंपैक्ट आया है। तो आप अपने शुगर के डॉक्टर के पास जाते रहे। और एक बात, जो हम शुगर चेक करते हैं ना, अमूमी तौर पर क्या करते हैं, जिस दिन हमें फास्टिंग शुगर चेक करनी तो उससे 1 रात पहले हम खाना 2 घंटे पहले खा लेते हैं और उस दिन कोई मीठी चीज भी नहीं खाते कि नहीं भाई मेरी तो शुगर सही है। तो मतलब मेरे वालिद कहते हैं बेटा अपने आप को बेवकूफ जो है ना बनाने वाली बातें हैं कर रहे हो, दूसरों को बना सकते हो, अपने आप को नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। वैसे सवाल ये है नहीं, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं तो शायद किसी की थोड़ी इस्लाह हो जाए। हम सब फोन का बहुत इस्तेमाल करते हैं और यकीनन हमारा फोन प्रोग्राम भी जो है वो कोई चलते फिरते रील्स में, वीडियो में देखेगा। अब किसी को रेटिनोपैथी का है ये मसला, उसको डॉक्टर ने भी कहा हुआ है, अब उस शख्स को चश्मा लगा के वो फोन कितनी देर देखे डॉक्टर साहब? क्योंकि सारी चीजें, इवन डॉक्टर का भी अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो वो फोन पे देखना है, तो व्हाट टू डू, स्पेशली इन दिनों में जब आप ना चाहते हुए भी आपका फोन का इस्तेमाल है, तो कितना अपना स्क्रीन टाइम रखें, स्पेशली ऐसे लोग जिनको ये चीज है डायग्नोसिस में? अब इस सवाल के ना 2 पोर्शन है, एक वो जो हिडन पोर्शन है और एक वो जो आपके सवाल में जाहिर हो रहा है। जो आपके सामने जाहिर हो रहा है वो ये कि समवन इज हैविंग द शुगर, 60 ईयर के साहब हैं, को शुगर हो गई, उनके पर्दे खराब हो गए, ठीक है, वो इस्तेमाल कर लें इंफॉर्मेशन लेने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपको मोबाइल के साइड इफेक्ट्स नहीं बता रहा हूं, सही है, क्योंकि मोबाइल के साइड इफेक्ट्स वैसे ही हैं जैसे एक सिगरेट पीने के साइड इफेक्ट्स है। बिल्कुल। उसमें ड्राई आई होती है, सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द हो जाता है, चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट अगर है तो उसको मोबाइल देखने से इतना नुकसान नहीं होगा। नहीं देखेगा, टेंशन होगी, शुगर बढ़ जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे आज के टॉपिक को एलैबोरेट किया। हमारा जो सेगमेंट है ये हमारा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें हम गेस्ट से थोड़ी सी हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि अभी हमने काफी जो है वो सीरियस, आपने उसको सीरियस होने नहीं दिया बाय द वे, वरना यूजुअली हमारे पास जब डॉक्टर्स आते हैं तो जब हम टॉपिक पर बात करते हैं तो वो बहुत सीरियस गुफ्तगू हो जाती है, तो हमें भी थोड़ी देर का जरा पॉज देना पड़ता है। प्रॉपर डॉक्टर आते हैं ना, प्रॉपर डॉक्टर। नहीं डॉक्टर साहब, बट इसमें क्रेडिट गोज टू यू कि आपने बहुत लाइट वे में बड़ी अहम बातें बता दी, ये भी बड़ी कमाल बात हुई है। डॉक्टर साहब, ये रैपिड फायर है।
तो जो भी पहला जुमला आपके दिमाग में आता है आप हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने फोन में सबसे ज्यादा कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं? अच्छा, हम वो अब मजबूरन व्हाट्सएप करनी पड़ती, वो भी एप्लीकेशन में आती, क्योंकि उसमें सारे हमारे पास पेशेंट्स ना मैसेजेस वगैरह भेज रहे होते हैं। जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? सर्दियों का ज्यादा होता है, उसमें इंसान कपड़ों की लेयरिंग बहुत अच्छी कर सकता है। क्या बात है, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आप प्रेफर क्या करते हैं अपने, जब आप बस फरागत का टाइम होता है, खाना ऑर्डर करना या खाना पकाना? मुझे पकाना तो आता ही नहीं, खाना बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। तो आप ऑर्डर करना ही बेहतर समझते हैं? ऑर्डर कर लें मजबूरन। सही। डॉक्टर साहब, क्या करते हैं जब आप बिल्कुल थक जाते हैं, आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, व्हाट डू यू डू यूजुअली? घर में कोई ऐसा कोना ढूंढे जहाँ पे ना बेगम की आवाज है ना बच्चों की आवाज है। बहुत मुश्किल, मुझे पता है वो कोना जो आपके जहन में आ रहा है वही होता है। तो कोई ऐसा हो किसी जगह वहां जाके वो कोना ना अवेलेबल हो तो फिर कुछ नहीं, बाहर घर से बाहर निकला है। बहुत जरूरी है कि आप यकीन कीजिए किसी दिन आप अपने घर से बाहर मोबाइल को छोड़ के वॉक कीजिए, आपको पता चलेगा आपकी गली में कितने दरख्त मौजूद हैं। और भी बहुत कुछ डॉक्टर साहब पता चल सकता है, वो फिर किसी और दिन से ही। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी किताब या मूवी जो आपने लास्ट देखी हो या पढ़ी हो और आपने बहुत एंजॉय की हो? किताब जो है ना वो मैं बड़ा कम पढ़ने वाला हूँ, लेकिन मैं इसका तस्करा जरूर करूंगा कि वो जाविया अशफाक अहमद साहब का, वो अच्छा हम न पढ़ नहीं पाते तो आजकल यूट्यूब पे उसके क्लिप्स मौजूद हैं, जिसको वक्त मिले वो जरूर देखे। वाकई वो लाइफ चेंजिंग, उसमें अशफाक अहमद मरूम साहब ने इतनी जबरदस्त बातें बताई कि इंसान को लगता है कि वो 15 मिनट बाद ऐसी बातें कर रहे होते हैं, 15 मिनट लगता है अच्छा ये बात बता दी उन्होंने। तो ये उनकी बड़ी जबरदस्त चीज है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा आपको रिवॉर्डिंग पार्ट क्या लगता है जब आप अपने पेशेंट्स को डील कर लेते हैं या हेल्प कर देते हैं? बस उनकी जब नजर बेहतर हो जाए। देखिए, मैं अक्सर मरीज से कहता हूँ कि या अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि पेशेंट वांट्स विजन। हमारे जो डॉक्टर साहिबान भी देख रहे होंगे, तो एक होती है एनाटमी, एक होती है फिजियोलॉजी, यानी एक है साख्त और एक है काम। साख्त बरकरार हो जाती है, काम जो है ना वो मैं जैसे पहले कहा था इंसान के इख्तियार में नहीं। तो एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ने इंसान को बीज बोना सिखाया है, फसल उगाना नहीं सिखाया। जब फसल उग जाती है ना, जैसे किसान को खुशी होती है ना कि फसल उगने की, ऐसे जब उसकी नजर बेहतर होती है तो होता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया। सही। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी स्किल, कोई एक स्किल जो आपको लगता है मेरे पास होनी चाहिए? हाउ टू अंडरस्टैंड वाइफ। क्या सॉरी नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये वाला तो मेरे ख्याल सुनने वाले लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आप ये बताने वाले हैं, और ये स्किल तो शायद अभी तक मेरे ख्याल इजाद भी नहीं। गूगल पे ढूंढ रहा है, स्टिल सर्चिंग। डॉक्टर साहब, डू यू हैव पेट्स? आपको शौक है पेट्स वगैरह रखने का? नहीं, शौक तो बेसिकली, लेकिन वो जायज नहीं, मुझे कुत्ता रखने का बड़ा शौक था। सही। लेकिन वो बिल्ली बहुत नरम सी होती है, तो वो। अरे डॉक्टर साहब, आप अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स को या अपनी मीटिंग्स वगैरह को कैसे फाइनलाइज करते हैं या कैसे उसको मैनेज करते हैं? कोई एक चीज, मतलब नोट्स बनाते हैं, क्या करते हैं? जी अच्छा, दो तीन चीजें ना, एक तो उन डेट्स को करना और एक उस मीटिंग को प्लान करना। डेट्स अच्छी बातें भूल जाता हूँ मैं, तो वो उसके 4-5 रिमाइंडर डालने पड़ते हैं, जस्ट लाइक अलार्म जो मेरे घर में सब लोग उठ जाते हैं, सिर्फ मैं ही उठता। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन देनी हो ना, तो वही फिर अगेन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, तो हमें सबसे पहले वही करना है कि अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह खैर करे। रिहर्सल जरूर कीजिए। हम उस दिन कर देंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल सही। और प्रेजेंटेशन के लिए जो है, जैसे आपने फरमाया कि करना है, तो उसको लिखें जरूर। बिल्कुल एक जगह स्केच बनाएं, अपने जहन में उसको रखें, मेमोराइज करें। हाँ। और उसकी एक दफा प्रैक्टिस जरूर तो आप भी यूजुअली ऐसे ही करते हैं? जी, मैं बिल्कुल रट्टेबाज आदमी, पुराने बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक कॉमन मिथ जो आप बताना चाहेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी की, जो आपको हर दूसरे शख्स से सुनने को मिलती है? ये कि हाँ, लेजर से आंखें खराब हो गई, फौरन डॉक्टर ने मेरे लेजर किया तो आंख खराब हो गई, और मजीद खराब हो गई। असल में वो बेचारा पहुंचा इतनी देर से थे कि उस डॉक्टर ने जब लेजर किया तो उसका इम्पैक्ट नहीं आया। हो सकता है कि वो लेजर ना होता तो जो नजर 2 महीने में खराब हुई है वो 10 दिन में खराब हो जाए। सही। डॉक्टर साहब, अब वीकेंड्स पे क्या करते हैं यूजुअली? हाँ मैडम, वो बेसिकली बच्चों के साथ कोई ना कोई मूवी लगा लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा टाइम जिसमें सब बैठे हो, कार्टून एनिमेटेड मूवी हो या कुछ भी हो, और साथ में कुछ ना कुछ खाना बना। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, वैसे तो माशाल्लाह आपने काफी कुछ अचीव कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा कोई गोल है जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए सोच के रखा हुआ है कि यार ये वाला गोल मेरा नेक्स्ट ईयर तक मुझे अचीव करना ही करना है? अच्छा, ये मेरा एक हमेशा से फ्लॉ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बड़े गोल्स नहीं प्लान कर पाते से मुराद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह ने मुझे चीजें दी वो मेरी औकात हैसियत जरूरत से ज्यादा है।
लेकिन ये मेरा अपना फ्लॉ है। अब ये फ्लॉ है या ये आपको फायदेमंद है, मैं एक बता था कि अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी कि इंसान क्रिकेट से बहुत सीखता है। मैंने बहुत सीखा। लाइफ इज लाइक अ टेस्ट मैच, इट्स नॉट लाइक अ T20, इट्स नॉट एक वनडे। टेस्ट मैच में आदमी ये नहीं सोचा, जो लोग क्रिकेट जानते हैं, कि मैं 3 दिन में 450 रन मारूंगा। सही। टेस्ट मैच में इंसान सेशन वाइज खेलता है। पहला सेशन है, इस सेशन में मुझे गिरी तो 1 विकेट गिरेगी, लेकिन वी हैव टू स्टे। इस सेशन में हमने तेज मारना है, हमें डिक्लेयर करना है 10 ओवर में विकेटें जितनी भी गिरती है। सही। लाइफ में सेशंस बना के रखने चाहिए इंसान को, और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। बहुत लंबे लंबे ख्वाब जरूरत नहीं होती। पता नहीं मुझ जैसे लोगों को नहीं होती। एंथुसियास्टिक लोग आते हैं, बड़ा जबरदस्त एम्बिशियस लोग बड़े बड़े गोल्स होते हैं माशाल्लाह, दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम दीस गाइस, लेकिन मैं ऐसा नहीं। बट डॉक्टर साहब, आपसे हम बहुत मुतासर हुए और हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर जितना मैंने और हमारी टीम ने एंजॉय किया है, लोग भी आज के इंटरव्यू को सुन के बहुत एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखेंगे भी, क्योंकि आज का सेशन फुल ऑफ नॉलेज भी था, येट फुल ऑफ एंटरटेनमेंट भी था। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एंड कुछ एक आध जुमला मेडिकेट टॉक्स के लिए आप कहना चाहें, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हमें इंटरव्यू दिया। एनीथिंग यू वांट टू से? मैडम, वैसे तो आप लोगों की प्रोडक्ट्स बहुत बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन इनकी दवाएं, मैं उसमें से एक दवा की मिसाल के तौर पर नाम लेता हूँ डायरेक्ट। जी जी। क्रेज का नाम लेता हूँ। अब वो दवा इतनी जबरदस्त है कि जनाब उसको समझाया हम लोगों को, डॉक्टर्स को। ठीक है। जो प्रेजेंटर आए थे उन्हें इतना अच्छा बयान किया कि आप यकीन कीजिए, अगले दिन से हमने अपनी चूजन एंटीबायोटिक को चेंज कर दिया। जबरदस्त। क्यों? एक, उन्हें रिसर्च बेस्ड बात की। सही। दूसरा, मरीज चाहता है कि मैं दवा को कम से कम इस्तेमाल। बिल्कुल। तो उन्होंने हमें ये बताया कि भाई, बाकी दवाएं जब 4-4 दफा डाल रहे हैं, आप ये वाली दवा जो है आप 2 दफा डालें। इनकी और भी बहुत सारी दवाएं, लेकिन मैं सिर्फ एक को फोकस नहीं करूँ, आपको टाइम बच जाए। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कंपनी डॉक्टर्स को सिखाए ना, समझे, वो कंपनी बेहतर। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहाब। आई थिंक ये आपका बड़ापन है कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और नई अमेजिंग से एपिसोड के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।